हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ट्रायल बैलेंस का अगला वीडियो है और ट्रायल बैलेंस के अगले वीडियो में हम लोगों ने जो आज करना है वो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है। पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखिएगा कि किस तरह से यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाना कैसे। कल मैंने आप लोगों को जो कल की वीडियो थी उसमें आप लोगों ने देख लिया होगा। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आप लोगों को बहुत सारे बैलेंसेस यानी कि अकाउंट्स के बैलेंसेस आप लोगों को गिवन होंगे और उन अकाउंट्स के बैलेंसेस से आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस बनाना होगा। अब आपके पास लेजर के बैलेंसेस डायरेक्ट मतलब अकाउंट्स के फॉर्म में नहीं होंगे। आप लोगों को यहाँ पे जिस तरह से ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस दिखा रखा है, परचेज का बैलेंस दिखा रखा है, परचेज रिटर्न का बैलेंस दिखा रखा है, सेल का बैलेंस दिखा रखा है, सेल रिटर्न का बैलेंस दिखा रखा है, ये मैंने सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों की डीके गोयल जी की बुक का, और डीके गोयल जी की बुक का ये 2nd इलस्ट्रेशन है। अगर आप लोग अपनी बुक में चेक करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, बैलेंसेज ऑफ श्री केशव चंद एंड एक नाम और है साथ में, केशव चंद गोपाल चंद एज एट 31 मार्च 2018। तो वहां पे जो बैलेंसेस दिए हुए हैं उन बैलेंसेस के हेल्प से आप लोगों ने क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि ट्रायल बैलेंस बनाते कैसे हैं ये देखिएगा। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, जो ये बैलेंसेस आप लोगों के पास गिवन है इन बैलेंसेस की हेल्प से आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस के अंदर फिट करना है। ठीक है, आप लोगों को बैलेंसेस दे रखे हैं। कल मैंने आप लोगों को 7-8 पॉइंट बताए थे, उन पॉइंट्स को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को वो चीज समझ में आ जाए कि ये बैलेंसेस यहां से उठा के आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस में कैसे लिखने हैं। एक बार दोबारा से कल वाले वीडियो का जो आप लोगों ने वैसे जो काम आप लोगों ने कल देख लिया होगा तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक हल्की सी रिवीजन आप लोग उसकी ले लीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि जितने असेट्स होंगे, जितने भी असेट्स होंगी वो सारी की सारी उनका बैलेंस आप लोगों के पास डेबिट साइड पे जाएगा। जितनी भी लायबिलिटीज होंगी वो उनका सारों का बैलेंस आप लोगों के पास कहां जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा। यानी कि उनका क्रेडिट बैलेंस होता है और वो आप लोगों के पास क्रेडिट कॉलम में शो होगा। ठीक है, असेट्स का डेबिट कॉलम में, लायबिलिटीज का क्रेडिट कॉलम में। उसके बाद आप लोगों के पास परचेज की बात बताई थी। जब भी परचेज वर्ड आएगा आप लोगों के परचेज का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ऐसे ही आप लोगों के पास सेल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। और इसका रिवर्स यानी कि परचेज रिटर्न जो होता है, अगर आप देखेंगे परचेज रिटर्न जो है वो परचेज का रिवर्स है, तो इसका बैलेंस आपके पास क्रेडिट बैलेंस होगा। और सेल का रिवर्स यानी कि सेल रिटर्न आप लोगों के पास जो है उसका बैलेंस आपके पास डेबिट बैलेंस होगा। और भी बातें आप लोगों को शेयर की थी। आपको बताया था कि जितने एक्सपेंसेस होंगे उन सब का बैलेंस डेबिट बैलेंस शो होगा और जितनी भी इनकम होंगी उनका बैलेंस आपके पास क्रेडिट बैलेंस होगा। और एक आइटम आपको और बताई थी जिसको हम कैपिटल कह रहे थे, कैपिटल का बैलेंस आप लोगों के पास क्रेडिट बैलेंस होगा। तो आप लोगों को इनमें से, इन आइटम में से ये देखना है कि कौन से आइटम आपके पास असेट्स है, कौन सी लायबिलिटी है। परचेज तो आप लोगों को परचेज के नाम से मिल ही जाएगा, सेल आपको सेल के नाम से मिल जाएगा, परचेज रिटर्न आपको परचेज रिटर्न के नाम से मिल जाएगा, या एक वर्ड आपके पास और आएगा रिटर्न आउटवर्ड के नाम से, परचेज रिटर्न आउटवर्ड। कभी कभी आप लोगों के पास यहाँ पे लिखा आएगा रिटर्न आउटवर्ड। अब रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या है ये बात समझ लीजिएगा। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न का ही दूसरा नाम है। याद कैसे रखें, रिटर्न का मतलब होता है वापसी और आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ वापसी। बाहर की तरफ वापसी का मतलब यह है कि हमारे घर में जो माल आया है यानी कि जो सामान आया है वो हमने बाहर वापस कर दिया। अब हमारे घर में कब आया होगा, हमारे घर में यानी कि हम लोगों ने किसी सप्लायर से, किसी क्रेडिटर से परचेज किया होगा। तो परचेज जब हम करके लाए तो वो हमारे घर में आया और उसको जब हम वापस करने के लिए जा रहे हैं तो वो वापस हुआ तो हमारे घर से बाहर की तरफ गया, तो इसलिए हम इसको आउटवर्ड का नाम दे रहे हैं। और रिटर्न आउटवर्ड, तो परचेज रिटर्न के लिए आप लोगों को ये याद रखना है कि परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। ऐसे ही सेल रिटर्न की जगह पे आप लोगों के पास कभी कभी रिटर्न इनवर्ड लिखा मिल सकता है, तो वो आप लोगों ने ध्यान रख लेना है कि रिटर्न इनवर्ड भी हो सकता है। एक्सपेंसेस जितने भी आपके पास आएंगे, चाहे रेंट है, सैलरी है, वेजेस है, किसी भी तरह के एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट है, आप लोगों के पास वो सारे डेबिट होंगे। इनकम में आप लोगों के पास कमीशन आ सकती है, रेंट रिसीव्ड आ सकता है, आप लोगों के पास इंटरेस्ट रिसीव्ड आ सकता है और बहुत सारी चीजें आप लोगों के पास इनकम में हो सकती है, कमीशन हो सकती है, लेकिन रिसीविंग कमीशन। कैपिटल तो आप लोगों को कैपिटल के नाम से ही मिलेगा।
इसमें 2-3 बातें आप लोगों के पास और मिलेगी। मैंने आप लोगों के पास ये जो एग्जांपल लिया है ये सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ का एग्जांपल है। इसमें आप लोगों के पास इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी के साथ का एग्जांपल आप लोगों को मैं लेके चल रहा हूं, ताकि आप लोगों को ये भी क्लियर हो जाए कि अगर इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी गिवन है तो ये कहां शो होंगे ट्रायल बैलेंस में। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर 3 ही तो कॉलम होते हैं। 3 कॉलम में एक जगह पे आपके पास अकाउंट्स लिखा जाता है, अकाउंट्स के नाम लिखे जाते हैं, जो ये नाम लिखे हुए हैं वो नाम लिखने हैं। इनके सामने के जो बैलेंसेस आप लोगों को दे रखे हैं वो बैलेंसेस आप लोगों को डेबिट या क्रेडिट के कॉलम में लिखने हैं, ठीक है। और वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये बातें आप लोगों के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 बातें आप लोगों को क्लियर हो गई, तो फिर आप लोगों को इनमें से स्क्रूटनी करना, इनमें से एक बार सर्च करना कि कौन सी आइटम क्या है और कहां लिखी जाएगी, वो आसान रहेगा। चलिए अब इसी काम को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि ट्रायल बैलेंस को कैसे बनाना है वो देखते हैं। ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे ये चेक करते हैं। देखिएगा ये सारा का सारा काम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी जगह पे अब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, इसलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, कल मैंने आपको फॉर्मेट के बारे में बताया था कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। आप लोगों ने अब बनाना कैसे है उसको सीख लीजिएगा। प्रैक्टिकल वर्क है आप लोगों के पास ये ट्रायल बैलेंस। देखिएगा लिखिएगा ट्रायल बैलेंस एज एट, जो भी डेट दे रखी है वो डेट का नाम वो डेट डाल दीजिएगा। 31 मार्च 2018 है तो 31 मार्च 2018 यहां पे लिख दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं, इस बात को इग्नोर ही कर देते हैं कि ट्रायल बैलेंस एज एट, बस लिखते भी नहीं है, ट्रायल बैलेंस भी नहीं लिखते। बहुत सारे बच्चे करेंगे क्या, काम शुरू कर देंगे, ट्रायल बैलेंस बना देंगे, बस फॉर्मेट यहां से शुरू कर देंगे। यहां से काम शुरू किया, उनका मतलब ये है कि बस काम बन गया। क्या बन गया ये कोई मतलब नहीं है, ऊपर क्या लिखना है वो बात ही खत्म। जब तक आप ऊपर लिखोगे ही नहीं कि आप लोग कर क्या रहे हो, तब तक एग्जामिनर को या टीचर को पता कैसे चलेगा कि आप बना क्या रहे हो। तो ऊपर का जो मैटर है उसको लिखना मत भूलना। ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2018, ये कोई फिक्स नहीं है, ये आप लोगों के पास डेट चेंज हो सकती है। आप लोग सब समझदार हैं बच्चे। अब यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है, सिंपल सा फॉर्मेट है। यहाँ पे आपके पास नेम ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे आपके पास डेबिट बैलेंस, यहाँ पे आपके पास क्रेडिट बैलेंस। लिख दीजिएगा, यहाँ पे आपके पास नेम ऑफ अकाउंट्स है, यहाँ पे आपके पास डेबिट बैलेंस है और यहां पे आपके पास क्रेडिट बैलेंस है। ये लीजिए, ये मैंने यहां पे लिख दिया। अब देखिएगा आगे क्या करना है। अब उसके बाद काम क्या है, पहला है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को उठाते हैं। ओपनिंग स्टॉक क्या है, चेक कीजिए कि ओपनिंग स्टॉक क्या है, मतलब दिमाग लगाइएगा। असेट्स है, लायबिलिटी है, परचेज तो परचेज के नाम से आएगा, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड के नाम से आएगा। कैपिटल है, क्या है, एक्सपेंडिचर्स है या फिर इनकम है, क्या चीज है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि जितना भी स्टॉक होता है वो आप लोगों का असेट्स होता है। तो स्टॉक असेट्स है तो इसका मतलब असेट्स का डेबिट बैलेंस। तो आप लोगों ने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखा और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20,000। डेबिट के कॉलम में आप लोगों ने 20,000 लिख दिया, सिंपल सी बात है। उसके बाद सेकंड आइटम को उठाइएगा, परचेज। याद कीजिएगा मैंने आपको परचेज का बैलेंस जो बताया था कि परचेज का ऑलवेज बैलेंस हमेशा हमेशा आपके पास डेबिट बैलेंस निकल के आता है। तो आप लोगों ने परचेज वर्ड लिखना है यहाँ पे और परचेज का भी डेबिट बैलेंस लिख देना है 85,000। ये 85,000 आप लोगों ने लिख दिया। उसके बाद अगली बात देखिएगा, परचेज रिटर्न। आप लोग एक एक आइटम उठाते जाइए और यहाँ पे लिखते जाइए परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या है, 5,000 आप लोगों के पास है। परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या बनता है, वो क्रेडिट बैलेंस बनता है, परचेज का रिवर्स। और 5,000 आपने क्रेडिट के कॉलम में लिख देना, ये आप लोगों ने क्रेडिट के कॉलम में लिख दिया। उसके बाद आपके पास सेल है, सेल को आप लोगों ने यहाँ पे लिखा। सेल का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। सेल है 1,60,000 की, ये 1,60,000 यहाँ पे लिख दीजिएगा। थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, लिखते हुए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये समझाता रहता हूँ कि यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस आए, टेंस के नीचे टेंस आए, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000 और 10,000 के नीचे 10,000 और lakh के नीचे lakh चले। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 5,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, 5,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, 5,000 के बाद जो 1,60,000 है इसकी सिमेट्री बिगाड़ देंगे। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, मान लीजिएगा यहाँ से शुरू कर दिया 1,60,000। अब जब आप टोटल करने की बारी आएगी तो आप लोगों को ये 5,000 जो है एक तरह से 50,000 की जगह पे काउंट होना कई बार पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आप लोग जो काउंट करेंगे
या तो आप स्टूडेंट्स जो है वो सारे के सारे अमाउंट्स को दोबारा से एक जगह पे लिखेंगे, फिर काउंट करेंगे, फिर उसका टोटल करेंगे, या फिर आप लोग गलत कर जाएंगे। बेटर यह है कि आप लोग यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस और वंस के नीचे वंस और टेंस के नीचे टेंस लिखिएगा। 1,60,000 है तो 1,60,000 आप लोग लिखिएगा। उसके बाद आपके पास अगली बात आ गई रेंट। रेंट से पहले आप लोगों के पास सेल रिटर्न है, सेल रिटर्न को ले लीजिएगा। अब सेल रिटर्न का बैलेंस क्या आएगा? सेल रिटर्न का बैलेंस आप लोगों के पास, सेल रिटर्न का बैलेंस है 6200, तो 6200 आप लोगों ने यहां पे लिख दिया क्योंकि इसका बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। उसके बाद आपके पास है रेंट। रेंट का मतलब क्या? रेंट क्या? रेंट इनकम है या रेंट आप लोगों के पास एक्सपेंसेस है। जब आप लोगों के पास इस तरह के कोई आइटम गिवन हो, रेंट हो, कमीशन हो, डिस्काउंट हो, सैलरी हो, वेजेस हो, ये तो आप लोगों को सैलरी वेजेस तो वैसे ही पता चल रही है, लेकिन इनमें कंफ्यूजन हो सकती है। किन में? रेंट में, कमीशन में, डिस्काउंट में। अगर आप लोगों के पास कुछ नहीं गिवन है तो ये एक्सपेंसेस कंसीडर होंगे, लेकिन अगर आप लोगों के पास पर्टिकुलरली गिवन है कि रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट के साथ रिसीव्ड वर्ड भी आ सकता है और कभी कभी डिस्काउंट के साथ क्रेडिट वर्ड भी आ सकता है, तब ये इनकम मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ रेंट दिया हुआ है तो ये एक्सपेंडिचर माना जाएगा। और एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, तो एक्सपेंसेस का बैलेंस आपके पास डेबिट बैलेंस है। आप लोगों ने 1200 यहाँ पे लिख देना है, ये आपके पास 1200 आ गया। उसके बाद आप लोगों के पास सैलरी है, सैलरी आप लोगों ने लेनी है। यहाँ पे सैलरीज आप लोगों के पास 5700 है। 5700 आप लोगों ने, ये इसका भी बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है 5700। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट आप लोगों के पास फिर डेबिट बैलेंस आएगा। एडवर्टाइजमेंट का कितना है आपके पास? 880 लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों के पास क्या है? कमीशन रिसीव। देखिएगा यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव्ड है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कमीशन रिसीव्ड है भाई, तो ये इनकम है, और जब इनकम है तो इसका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस बनेगा। और ये 1440, थोड़ा सा ध्यान से लिख लीजिएगा, 1440। यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस, वंस के नीचे वंस और टेंस के नीचे, मतलब यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100 और 1000 के नीचे 1000 है। उसके बाद आगे चलते हैं डिस्काउंट क्रेडिट। डिस्काउंट क्रेडिट, अब वर्ड दे रखा है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब इनकम है आप लोगों के पास, कितने रुपए की? 710 रुपए की, तो क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर है 6000 का, तो 6000 का फर्नीचर। अब फर्नीचर क्या हुआ आपका? फर्नीचर तो आप लोगों के पास क्या हुआ? फर्नीचर तो असेट हुई ना, असेट हुई तो आप लोगों के पास 6000 यहाँ असेट्स के नीचे। और उसके बाद फिर आप लोगों के पास यानी कि डेबिट बैलेंस। फिर मशीनरी है, मशीनरी का बैलेंस भी डेबिट बैलेंस। मशीनरी का बैलेंस 62,000 डेबिट बैलेंस। उसके बाद आपके पास डेटर्स है। डेटर्स का बैलेंस भी आपके पास कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेटर भी आपके असेट्स हैं। 36,000 ये भी आप लोगों के पास डेबिट साइड पे आएंगे। इस तरह से करते करते मेरे पास यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ी सी जगह कम रह गई है, तो या तो मैं इसको ऊपर लेके चलूं थोड़ा सा, तब जाके हमारे पास ये शायद पूरे हो जाए, और अदरवाइज ये पूरे नहीं हो पा रहे। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे और ध्यान देते हैं, थोड़ा यहाँ पे स्पेस बनाते हैं। आप लोगों को ये आइटम समझ में आ रही होगी कि कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ पे लिखनी है। जो जो चीज जहां जहां पे लिखनी है, बस वहां की आइटम अगर आप लोग कर लें, आप समझ लें, तो आपका ट्रायल बैलेंस तैयार हो जाएगा। डेटा तक मैंने समझा दिया, उसके बाद मैं एक एक आइटम को यहाँ पे लेके चल रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। लिखेंगे आप खुद ही लिख लेंगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है। और उसके बाद जैसे जैसे मैं आप लोगों को काम बता रहा हूँ वैसे आप कर लें, तो आप लोगों का ये काम पूरा हो जाएगा। क्रेडिटर का बैलेंस आप लोगों के पास कहाँ पे? चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ और बाकी बचा हुआ आइटम आप लोगों को यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। और ये जो लिखा हुआ है इसको आप लोग अपनी कॉपी पे ले लें, और कॉपी पे लेने के बाद हम लास्ट में इसका टोटल करेंगे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो जो आइटम्स आप लोगों के पास ये लिखी गई, इसी के नीचे आपने कंटिन्यू करना है, इसी के नीचे कंटिन्यू करते जाए। और जो अमाउंट आप लोगों के पास बचा पड़ा है, जो आइटम्स आपके पास बची पड़ी है, उसको लेते चलेंगे। क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स का टोटल जो आप लोगों को दे रखा है वो 12,750। लेकिन आप लोग याद तो कीजिए कि क्रेडिटर का बैलेंस कौन सा होता है? वो तो बैलेंस आप लोगों के पास क्रेडिट बैलेंस आएगा, तो आप लोगों ने क्रेडिट साइड पे शो कर देना है 12,750। उसके बाद आपके पास क्या? BR क्या होता है? यानी कि बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल आपके पास डेटर की तरह ही एक आइटम है,
और डेटर है तो असेट्स है, असेट्स है तो आप लोगों के पास डेबिट बैलेंस 4600। उसके बाद आपके पास है बीपी यानी कि बिल्स पेबल। बिल्स पेबल आपके पास क्रेडिटर की तरह ही एक आइटम है। क्रेडिटर्स और बिल पेबल में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। आप लोग जब इस चैप्टर को करेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर को करेंगे, तब आपको बिल रिसीवेबल और बिल पेबल दोनों आइटम समझ में आ जाएगी। क्रेडिटर्स की तरह ही बिल पेबल होता है, उसका बैलेंस भी आपके पास क्रेडिट बैलेंस होता है और वो क्रेडिट बैलेंस आप लोगों के पास 2500 यहाँ पे है, तो आपने 2500 क्रेडिट साइड पे शो कर देना। उसके बाद आपके पास क्या है? कैश। कैश आपके पास असेट्स है, आपने कैश को लेना है और असेट साइड यानी कि असेट्स का बैलेंस डेबिट बैलेंस, तो आप लोगों ने 11,220, तो 11,220 ये बैलेंस यहाँ पे लिख दे रहे हैं। उसके बाद आपके पास है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब यहां पे समझना, ये ऑडी लिखा हुआ है मैंने। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि आप लोगों ने बैंक से कुछ लोन ले रखा है शॉर्ट टर्म के लिए। ओवरड्राफ्टिंग का मतलब एक थोड़ा सा लोन ले रखा है, छोटा सा लोन होगा और वो थोड़े टाइम के लिए ही होगा, उसको ओवरड्राफ्टिंग बोलते हैं। तो बैंक वालों ने आप लोगों को एक फैसिलिटीज प्रोवाइड की थी, उसके हेल्प से आप लोगों ने ओवरड्राफ्टिंग करा ली। ओवरड्राफ्टिंग आपकी लायबिलिटी हो गई, देनदारी हो गई, तो इसका क्रेडिट बैलेंस 1800 आप लोगों के पास यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों के पास कौन सा बैलेंस, कौन सी आइटम है? कैपिटल। कैपिटल का आप लोगों को बताया था कि कौन सा बैलेंस होता है। कैपिटल का बैलेंस भी क्रेडिट बैलेंस होता है। 50,000 आप लोगों ने यहाँ पे दिखा देना है, 50,000। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे ड्रॉइंग है, ड्रॉइंग का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। कैपिटल का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो ड्रॉइंग का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, ये भी याद रख लीजिएगा। 7,800 आप लोगों के पास ये आ गया। उसके बाद आप लोगों के पास आइटम आ गई इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। अब जीएसटी की बात आ गई। याद कीजिएगा जो इनपुट जीएसटी थी वो परचेज के साथ यूज होती थी। आप लोग याद कीजिएगा जीएसटी के बारे में, जो इनपुट वर्ड आता था वो परचेज के साथ आता था और आउटपुट जीएसटी जो था वो सेल के साथ आता था। मतलब जो जीएसटी आप लोग अपने सप्लायर्स को, जिससे आप सामान लेके आते हैं, जब आप परचेज करते हैं उनको देके आते थे, उस जीएसटी को आप इनपुट जीएसटी कहते थे। और जैसे परचेज आपके पास हमेशा डेबिट होता है, वैसे ही इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी का जो बैलेंस आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है ना, वो बैलेंस भी डेबिट बैलेंस में ही शो होगा। उसका बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस ही आएगा और आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी का बैलेंस हमेशा हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही आएगा। ठीक है, तो इनपुट सीजीएसटी जो आप लोगों के पास आ रही है, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, ये भी इनपुट एसजीएसटी, चाहे सीजीएसटी हो चाहे एसजीएसटी हो, अगर वो इनपुट है तो उसका बैलेंस आपके पास डेबिट आएगा। दोनों ही 5,000 है, एक ही आइटम होगी आप लोगों के पास 5,000 5,000। और आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, ये जो बैलेंस आप लोगों के पास आ रहे हैं एसजीएसटी, इन दोनों के बैलेंस 8,000 और इनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो आप लोगों ने क्रेडिट साइड पे शो करना है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब आप क्या करेंगे, जो डेबिट का टोटल है और जो क्रेडिट का टोटल है, मतलब क्रेडिट के पोर्शन में जितनी भी आइटम्स लिखी हुई है, जो कॉलम में लिखी हुई है, क्रेडिट के कॉलम में जितनी आइटम्स लिखी हुई है, उनका आप दोनों का टोटल करेंगे और आपको मिलेगा क्या, दोनों का टोटल। अगर आप लोगों ने बिल्कुल सही बनाया है, यानी कि जिनके बैलेंस जहां पे आने थे वहीं आए हैं, तो उनका टोटल आप लोगों के पास हमेशा इक्वल आएगा। इनका टोटल जब आप करके देखेंगे, आपने अपनी कॉपी पे लिख लिया होगा, पहले वाला काम भी और ये वाला काम भी आप लोग अपनी कॉपी पे करके देखिएगा, आप लोगों को जो टोटल मिलेगा वो 2,58,400 का मिलेगा। दोनों साइड पे 2,58,400 का टोटल मिलेगा, इस साइड भी और इस साइड भी। अगर आप लोगों को दोनों साइड का टोटल बराबर मिल गया तो आप ये कहेंगे कि आपका ट्रायल बैलेंस ठीक बन गया एक बार के लिए। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि आइटम आप इधर क्या उधर लिख देते हैं और टोटल आप लोगों का बिल्कुल मैच कर देता है। फिर भी आप लोग ये सोचें कि भाई आप लोगों का ट्रायल बैलेंस ठीक बन गया, तो ऐसा नहीं है भाई। कब होगा, जब आप लोगों ने सही आइटम को सही बैलेंसेस की तरह पे शो किया और सही कॉलम में लिखा है, तब आप लोगों का क्वेश्चन ठीक होगा। आपकी बुक में आगे आपके पास ऐसे क्वेश्चन भी हैं, उन क्वेश्चनों को भी हम करेंगे जिसमें आप लोगों को इनकम्पिटेंट अकाउंटेंट की हेल्प से, वो इनकम्पिटेंट अकाउंटेंट ने एक ट्रायल बैलेंस बनाया
और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हुआ क्या कि जितना टोटल डेबिट का आना चाहिए था, एक्चुअल सही वाले का भी जो आना चाहिए था वही आया, क्रेडिट वाले का भी वही आया, दोनों का मैच भी कर गया। अब वो तो खुश हो रहा है। खुश किस लिए हो रहा है कि जी मेरा तो टोटल बिल्कुल मैच कर रहा है, और जो टोटल एक्चुअल में आना चाहिए था वही आ रहा है। लेकिन आइटम उसने उल्टी पुल्टी लिखी हुई है, डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में। उसको भी आप करके देखेंगे, यानी कि हम लोग करेंगे, यहीं पे करेंगे, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरह से बात होती है। अब आप लोगों को ट्रायल बैलेंस बनाना समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को वो जो 9 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, उसमें कैपिटल के साथ साथ आप एक ड्राइंग का आइटम और लिख लें कि कैपिटल आपके पास क्रेडिट रहता है और ड्राइंग हमेशा डेबिट रहता है। तो 10 आइटम आप लोगों के पास हो जाएंगी। वो 10 आइटम आप लोग अगर याद कर लेंगे तो आप लोगों को ये ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, इसमें अभी तक एक चीज मैंने नहीं ली है। इसमें जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर एक आइटम आप लोगों के यहाँ पे मिसिंग है, और वो होता है क्लोजिंग स्टॉक। मैं अगर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिख दूं, बात समझिएगा, या तो क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 ऐसे दिखा रखा हो आपके पास। ये बात मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं कि आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन है उसके अंदर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक इस तरह से दे रखा होगा, और साथ में आप लोगों के पास यहाँ पे लिखा होगा नोट एडजस्टेड। ध्यान से समझिएगा, कहता है कि नोट एडजस्टेड। यहाँ पे जब भी नोट एडजस्टेड ये दे रखा हो तो आपने क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस बनाते हुए ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करना, ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं लिखना। ये ट्रायल बैलेंस के अंदर की आइटम है। ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक को जो नोट एडजस्टेड लिखा हुआ है उसको आप लोगों ने शो नहीं करना। आप लोग अपने आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगले कुछ क्वेश्चन आप लोगों के पास ट्रायल बैलेंस बनाने के हैं, जिसमें आप लोगों के पास क्लोजिंग स्टॉक दिखा रखा होगा, और क्लोजिंग स्टॉक इसी तरह के आइटम के साथ आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दिखा रखा होगा 50,000 का, 60,000 का। जैसे सपोज कीजिए हम लोग यहाँ पे 60,000 का क्लोजिंग स्टॉक ले लेते हैं, तो आप लोगों ने ये वाली आइटम क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018 नॉट एडजस्टेड ऐसे दे रखा हो सकता है, या खाली आप लोगों के पास मतलब खाली क्लोजिंग स्टॉक लिख के दे रखा हो सकता है, पर नीचे नॉट एडजस्टेड जरूर लिखेगा। और जब भी नॉट एडजस्टेड वो वर्ड लिखेगा आप लोगों के पास, तो आप लोगों ने उस क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाना होता, ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखाना है। उसका कारण क्या है कि हम लोग इसका बैलेंस अभी तक निकाल के नहीं चले, इसको एडजस्ट नहीं करके चले हैं, और ट्रायल